कहते हैं जब आपके बालों में चांदी हो तो आपके जेब में सोना होना चाहिए। तो ये बात है रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर। रिटायरमेंट प्लानिंग पर बात करने से पहले एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। एक देश था जहाँ पर कोई राजा नहीं था, वहाँ की प्रजा ही ने डिसाइड किया कि हम ही इस देश को चलाएंगे और बारी बारी से लॉटरी के थ्रू वहाँ की जनता को ही राजा बनने का चांस मिलेगा और 2 साल का उसका टेन्योर होगा राजा का। और उसके बाद 2 साल पूरा होते ही उस राजा को किसी वीरान टापू में छोड़ दिया जाएगा। बाकी का जीवन उसको वहीं पर व्यतीत करना होगा, उसको उस देश में वापस आने की इजाज़त नहीं होगी ताकि कोई भी किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो। और यही क्रम चलता रहा, लोग राजा बनते रहे। किसी राजा ने उस प्रजा का ध्यान रखा, किन्हीं राजा ने पूरा अपना जीवन 2 साल ऐशो आराम और अय्यासी में गुजारे। उन्हीं में से एक होनहार लड़का था उसी देश का, जिसकी बारी आई राजा बनने की। तो उसने बहुत चालाकी के साथ उन 2 सालों में कोई ऐशो आराम नहीं किया, कोई अय्यासी नहीं की। उसने केवल एक ही चीज़ पर ध्यान दिया, उसने उन 2 सालों में उस वीरान टापू में को डेवलप करने का काम किया। क्योंकि उसके पास पूरे अधिकार थे, वो राजा था, तो उसने सारी प्रजा और सारी सेना को उस वीरान टापू को डेवलप करने में लगा दिया और उसने एक बहुत अच्छा खासा शहर या कहें कि एक देश बना दिया उस टापू को। और जब 2 साल के बाद उसको अपने टेन्योर पूरा करने के बाद उस वीरान टापू में छोड़ा गया, तो वो टापू एक देश बन चुका था और उसने बाकी के बचे हुए टाइम उसी टापू वाले देश पर राज किया। और ये आइडिया उसका लोगों को बहुत देर में समझ में आया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जवानी के दिनों में या पैसा कमाने के दिनों में हमें अपने बुढ़ापे के लिए यानी कि रिटायरमेंट और पेंशन का जुगाड़ करके रख लेना चाहिए। यही है आज का टॉपिक जिस पर हमें बात करनी है। ये वीडियो है एनपीएस पर, जिसको हम नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप थंबनेल से जान चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के थ्रू हम आपको इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो बात करते हैं एनपीएस पर। ये जो एनपीएस है, इसको भारत सरकार ने 2004 में इस्टेब्लिश किया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए पेंशन के एवज़ में। 2004 के बाद सरकार ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको पूर्णतः बंद कर दिया और लागू कर दी एनपीएस की स्कीम सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। क्योंकि अब सरकार इसके बाद कोई भी पेंशन का बोझ नहीं उठाना चाहती थी। और ये जो नया पेंशन स्कीम है या एनपीएस जो है, इसके लिए एक अथॉरिटी बना दी जिसका नाम है पीएफआरडीए, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को बोल दिया कि अब आप ही पेंशन के फंड्स को मैनेज करिए और इसी को डेवलप करिए। सरकार ने अपने पेंशन से की जिम्मेदारी से अपने हाथ खींच लिए। और क्योंकि ये जो एनपीएस का सिस्टम था, इसमें सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसमें एम्प्लॉय का ही सारा पैसा मार्केट में और अलग अलग सेक्टर में निवेश होता है और उसी से उसकी पेंशन बनती है जब वो रिटायर होते हैं। आगे चलकर 2009 में सरकार ने इस एनपीएस को सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया। जब सरकार ने ये देखा कि इस पर सरकार का कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझ उनका लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और क्योंकि पीएफआरडीए ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, तो ये इसकी सुविधा एनपीएस की सभी आम जनता को भी मिलनी चाहिए। और 2009 के बाद एनपीएस को सभी के लिए अलाउ कर दिया। एनपीएस का अकाउंट आप अपने जीवन में केवल एक बार खोल सकते हैं और उसके बाद आप दूसरा एनपीएस अकाउंट नहीं खोल सकते। अगर बात करें एज लिमिट की, तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से 70 साल की एज का है वो एनपीएस में अपना अकाउंट खोल सकता है। इसमें अगर रिटर्न की बात करें तो इसकी रिटर्न गारंटेड नहीं होती है, ये मार्केट बेस होता है। और किस तरीके से इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है ये आगे की वीडियो में हम जानते हैं। अगर एनपीएस के स्कीम की बात करें तो इसमें 2 ऑप्शन है, यानी टीयर 1 और टीयर 2। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 अलग अलग स्कीम्स में ये पैसा इन्वेस्ट होता है। आगे जानेंगे कि किस तरीके से टीयर 1 और टीयर 2 काम करते हैं। अगर टीयर 1 की बात करें तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 1 साल के अंदर 1000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना होता है और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। जो टीयर 1 अकाउंट है वो सभी लोगों के लिए, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉई हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, उसके लिए मैंडेटरी है। जो टीयर 1 अकाउंट है वो 60 साल के बाद
आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। 60% ऑफ योर कॉर्पस, जो भी आपका पैसा उसमें आपने जमा किया है और जो उसमें बढ़त है उसको आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं, और 40% आपको किसी पेंशन फंड वाले किसी इंश्योरेंस कंपनी में जो पेंशन देती है उसमें आपको निवेश करना होता है, और उसके बाद उस 40% पे आपको एक रेगुलर पेंशन मिलती है, और 60% आप लमसम निकाल लेते हैं 60 साल के बाद। और आप इसको इसी 60 साल के बाद से लेके आप 75 ईयर तक इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर आपको 60 साल से ज़्यादा भी आगे अगर कंटिन्यू करना है तो आप 75 साल तक इस अकाउंट को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जो 60% का आप पैसा निकालेंगे वो आपके लिए प्योरली टैक्स फ्री होगा, और उसको आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी स्कीम या ऑप्शन है टियर 2। टियर 2 में 2 पार्ट हैं, एक रेगुलर और एक सेविंग। जो रेगुलर टियर 2 का जो ऑप्शन है उसमें आप रेगुलर सेविंग जैसे इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जब भी अपना पैसा इसमें से निकाल सकते हैं और कितना ही भी आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। बट शर्त एक ही है कि टियर 2 का अकाउंट टियर 1 अकाउंट खुलने के बाद ही ओपन होगा, और टियर 2 का जो वर्जन 2 या सेविंग वाला जो ऑप्शन, जो टैक्स सेवर जो ऑप्शन है, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए ही अप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो आपका पैसा है ये कहाँ पर होता है। इसके लिए जो ऑप्शन है वो है इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट डेट और कुछ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की स्कीम होती है। इन जगहों पर ही ये आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। तो 2 ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट के होते हैं कि आपको किस तरीके से कौन से ऑप्शन को आपने चुनना है अपने लिए। एक है एक्टिव चॉइस और एक है ऑटो चॉइस। जो एक्टिव चॉइस है उसमें जो इन्वेस्टर, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर है वो मैक्सिमम जो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा वो मिक्स होगा इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। एज पर उसकी चॉइस के हिसाब से ये उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। जो मैक्सिमम अलोकेशन होगी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में, उसमें केवल 5% से ज़्यादा वो नहीं डाल सकते हैं। और जो इक्विटी में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम 75% हो सकता है टिल द एज ऑफ 50, और उसके बाद ये 50% हो जाता है एज ऑफ 60 तक। तो इस तरीके से ये ऑटो एक्टिव चॉइस में हमारे फंड की एलोकेशन होती है। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में जो इन्वेस्टमेंट की जो एलोकेशन होती है वो इन्वेस्टर के एज के बेसिस पे होती है। जो ऑटो चॉइस है उसमें आपका जो पैसा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड होता है, मतलब उसमें इन्वेस्टर ने कोई बहुत सारे एसेस एफर्ट नहीं लगाने हैं। ये अपने आप स्कीम अपने हिसाब से आपके एज के अकॉर्डिंगली पैसे आपके फंड्स को मैनेज करेगी, और वो इन्वेस्टमेंट उन्हीं अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट के फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट हो जाएगा। और जो एक्टिव चॉइस होती है उस पर वो सारा जो इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इक्विटी उन सब का मिक्सचर होता है, वो होता है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस आपको अपने हिसाब से चूज़ करनी, आप अपने हिसाब से आप उसको ड्राइव करते हैं, और जो ऑटो चॉइस होता है वो ऑटो ही मोड पे चलता रहता है। एनपीएस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार ने इसमें टैक्स का भी बेनिफिट दे दिया। मतलब 2 लाख रुपए तक आप इससे अपना टैक्स बचा भी सकते हैं। मतलब 80CCD का एक सेक्शन है जिसमें हम 1.5 लाख रुपए तक अपना जो इन्वेस्टमेंट होती है एनपीएस में उसका टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। और एक 80CCD 1B का एक सेक्शन है जिसमें 50,000 रुपये तक और आप एनपीएस में जो निवेश कर रहे हैं उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये टोटल 2 लाख रुपए का हमें टैक्स का बेनिफिट भी एनपीएस में निवेश में मिल जाता है। अब बात करें लॉक इन पीरियड की, तो ये वैसे तो लॉक इन इसका 60 साल की एज तक ही आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन है कि आप पार्शियली भी अगर आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे टियर 1 में जो आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप 10 साल के बाद उसमें कुछ उसको आप परमानेंटली बंद कर सकते हैं। और दूसरा अगर बात करें पार्शियली विड्रॉल की, अगर समहाउ हमें बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो टियर 1 से मैक्सिमम 25% 3 साल के बाद हम अपना पैसे जो हमने अपना पैसा अपना पोर्शन जो हमने इन्वेस्ट किया है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ सर्टन क्राइटेरिया है या कुछ कंडीशन है जिसके बेसिस पे ही हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत है, या आप कोई अपना पहला घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, उस कंडीशन में फैमिली के किसी मेंबर को अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है तो उसके लिए भी, या फैमिली में बच्चे की मैरिज है, तो इन्हीं ऑप्शंस के लिए ही एनपीएस अलाउ करता है कि आप 25%
टियर 1 में से अपना पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर टियर 2 के लॉक इन पीरियड की बात करें तो टियर 2 का अकाउंट तो जैसे मैंने पहले बताया ये तो बिल्कुल फ्री है, आप इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब भी आप चाहें इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और बात करें कि अगर इनकेस जो पेंशन होल्डर है या जो अकाउंट होल्डर है उसकी अगर इन ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है तो क्या होता है, तो ये जो भी पैसा उसका कॉर्पस उसने एक्युमुलेट किया है उसकी डेथ होने तक, वो सारा पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाता है। क्योंकि एनपीएस अकाउंट में आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी बना सकते हैं और उसकी परसेंटेज भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना परसेंट किस नॉमिनी को मिलना है, और ये टोटल पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाता है। नॉमिनी के पास भी ऑप्शन होती है कि जब वो पैसा ले रही है तो वो भी अगर किसी पेंशन स्कीम में उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कर सकती है या कर सकता है। और अगर अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स में एनपीएस में स्टार्ट कैसे हो सकती है, तो स्टार्ट करने के 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप ऑनलाइन एनपीएस की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट और सारी फॉर्मेलिटीज़ कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि कुछ डेजिग्नेटेड प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं जहाँ पे आप विज़िट करके, या कुछ पीओपी कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं एनपीएस के लिए, सेंटर निर्धारित किए हैं, वहाँ के थ्रू भी आप जो भी उसकी पेपर वर्क की फॉर्मेलिटीज़ है उसको करके अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और आखिर में ये जानना ज़रूरी है कि जो पीएफआरडीए है हमारे फंड्स को मैनेज कैसे करवाती है, इस पैसे को मैनेज कौन करता है जो भी हम एनपीएस में निवेश करते हैं। तो इसके लिए पीएफआरडीए ने 7 ये कंपनियों को नियुक्त किया हुआ है जिनको हम बोलते हैं पेंशन फंड मैनेजर्स। ये हमारे पूरे पेंशन फंड्स को मैनेज करती है पूरे टेन्योर में। इनमें से किसी एक का चुनाव आपको अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए करना होता है और वो ही आपके पूरे टेन्योर में आपके फंड्स को मैनेज करती है। तो ये थी कुछ मुख्य बातें एनपीएस को लेकर। अगर आपको एनपीएस के बारे में कुछ और अधिक जानना है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं या हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के थ्रू आपके लिए लाते रहते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है और आपके काम की है तो आप इसे और लोगों में भी शेयर करें, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।